बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आपको ईद के तीसरे दिन ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और परवरदिगार आप सब लोगों को खुश रखे। हम आज कुछ कराची पे बात करना चाहते हैं और वो यूं, बारिश जब भी होती है जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ निखर जाती है, लेकिन अलमिया ये है कराची का कि वहाँ पे बारिश हो जाती है तो तमाम जो ऐब हैं उस शहर के अंदर वो खुल के सामने आ जाते हैं। जो बुराइयां, जो खामियां, जो सारे पिछले जितने भी किया धरा है उस शहर के लिए वो सामने निखर के सामने आ जाता है। अभी भी उससे ना सिर्फ शहरी हुकूमत, सियासी हुकूमत, बल्कि जितने भी इंतजामी इदारे हैं उनका सब किया धरा खुल के सामने आया। लेकिन ये सिर्फ एक बारिश कराची या इसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी लाहौर में भी कल जब बारिश हुई है तो इसी तरह से जो भी इंतजामात थे वो उनका भरम खुल के सामने आ गया और आपने देखा कि लाहौर के अंदर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा जो कराची में आपने कुछ दिनों से आप देख रहे हैं। ये क्या वजह है? क्यों, क्या हमारे जो शहरी इदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे, हमारी सियासी हुकूमतें परफॉर्म नहीं कर पा रही, हमारे इंतजामी इदारे जो हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक जमात, किसी एक इलाके, किसी एक सियासी हुकूमत या किसी एक इदारे का काम नहीं है, सब ने मिलके परफॉर्म नहीं किया, जिसके बाद इस तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आ गई है। इसके ऊपर भी हमने सोचा कि आज बात करेंगे और इससे जनाब मुस्तफा कमाल साहब से बेहतर कोई शख्सियत नहीं है जो कि इस हवाले से भी बात करे और साथ में जो कराची का सियासी मुस्तकबिल है उसके ऊपर बहुत सा सवाल करने की जरूरत है। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई कराची की, लेकिन कराची में वो भी परफॉर्म करने में नाकाम हो रहे हैं और एक तरह से एक सियासी या पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो क्रिएट होता दिखाई देता है। तो इस पे भी सैयद मुस्तफा कमाल साहब से हम बात करेंगे जो कि आज हमारे साथ बराह रास्त कराची से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको और आपके देखने वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं यही आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि कराची के मसाइल जो हैं उसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है मुस्तफा भाई, लेकिन ये आपसे बार बार पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है। कौन है कराची के मसाइल का जिम्मेदार और ऑनरशिप इस वक्त कराची की किसके पास है? सियासतदान जो है ना पाकिस्तान के सो कॉल्ड जमहूरी आसमा बीबी बेसिकली वो जिम्मेदार हैं। सो कॉल्ड जो जमहूरी हुकूमतें हैं, हिस्ट्री रही है लोकल गवर्नमेंट और डेवोल्यूशन के हवाले से कि जब खुद जमहूरी ताकतें जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो वो सबसे बड़ी डिक्टेटर बन जाती हैं। वो अपना इख्तियार और वसाइल नीचे डेलीगेशन ऑफ पावर करना नहीं चाहती, वो उस पर डिक्टेटर बन के बैठ जाते हैं। कराची का मसला भी इसी तरह का है और बल्कि पूरे पाकिस्तान का आप देखें कि जो हमारी ये जो सूबाई हुकूमतें हैं या जो वफाकी हुकूमतें हैं इनके पास इर्तिकाज है और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट है। जो पावर का इख्तियार और इख्तियारात और वसाइल का इन्होंने इर्तिकाज कर रखा है, सेंट्रलाइज कर रखा है, ये नीचे डिवॉल्व नहीं करना चाहते। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में तीन दफा हिस्ट्री में 70 सालों में अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है ग्रास रूट लेवल पे तो वो 3 अदवार में आर्मी डिक्टेटर्स ने ये वाला काम किया है। अदरवाइज जब जब जमहूरी हुकूमतें आई हैं उनको बड़ा अच्छा मौका था कि वो डिक्टेटर से 2 कदम आगे जाकर वो डेमोक्रेसी का मुजाहरा करते और डिवोल्यूशन ऑफ पावर करते और उसका सारा फ्रूट वो लेते और नई लीडरशिप क्रिएट होती मुल्क में, ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात और वसाइल पहुंचते, वो आकर बहुत बड़े डिक्टेटर बन जाते हैं। और कराची भी इसी का एक विक्टिम है। और मजे की बात है कि जब कोई आप देखें ना 2010 में मेरा टेन्योर खत्म हुआ जब, तो उसके 5 सालों तक जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यहां पर इलेक्शन नहीं करवाए। 5 सालों के बाद 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और हुक्म दे दिया कि भाई कराओ इलेक्शन, तो उन्होंने बहुत हाफ हार्टेडली 2013 में एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जिसमें तमाम जो है वो जो उसका लोकल गवर्नमेंट के जिसे कहते हैं कि रूह थी उसको निकाल कर उन्होंने ये इलेक्शन कराया 2015 में जाकर। और उस वक्त एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा थी। 2013 में गवर्नर थे उनके 14 मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इस पर कोई आवाज नहीं उठाई और 2015 तक वो इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। और ये जो आज इख्तियारात के ना चले जाने का रोना रोया जाता है, ये दरअसल 2013 में गए इख्तियारात और 2013 में ये एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ 14 मिनिस्टर्स थे, 14 मिनिस्टर्स थे। लेकिन बिल्कुल आपकी सही बात है
جی مظفر بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ سیاسی حکومتوں کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اگر دیکھیں تو اس وقت صرف لوکل گورنمنٹ صرف سندھ کے اندر موجود ہے، صرف کراچی کے اندر جو ہے وہ شہری انتظام موجود ہے، وہاں پہ میئر موجود ہے، وہاں پہ ان کی جماعت موجود ہے، وہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہے، تو وہاں پہ پھر کیوں پرفارمنس نہیں ہو سکی؟ اور پھر 2010 میں آپ جب گئے، اس کے بعد سے 2013 کے بعد سے اب تک، یعنی 20 ہے یہ 2020، کہیں نہ کسی صورت میں میئر موجود رہے ہیں، شہری حکومت موجود رہی ہے، پھر کیوں نہیں ہو سکا یہ سب؟ آسما، بہت زبردست آپ کی بات ہے، یہ بہت پوائنٹ آف ویو آپ نے جو کیا. دیکھیے یہی تو میں نے عرض کیا کہ جو میں نے سندھ کی جمہوری قوتوں کی بات نہیں کی، میں نے پورے پاکستان کی جمہوری قوتوں کی بات کی ہے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب میں پہلے سنتا تھا الیکشن سے پہلے، تو وہ ملک میں پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کرتے تھے اور وہ ایک آئیڈیل قسم کی بات کرتے تھے. اور ابھی لاسٹ جب وہ کراچی آئے تو ابھی بھی انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے. لیکن میں ان کی آج کی بات کو سن کر میں ڈر جاتا ہوں. میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ جب وزیر اعظم بنیں گے تو یہ کام کر لیں گے. آج وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، پھر بھی وہ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں جو وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ کرتے تھے. تو اب اگر وزیر اعظم وہ بن گئے ہیں اور ابھی بھی وہ بات کر رہے ہیں تو میرا مسئلہ پھر کون حل کروائے گا؟ کون؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ وہاں کے وزیر اعظم کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پر آئیڈیل قسم کی لوکل گورنمنٹ آ جانی چاہیے تھی. پنجاب میں آئیڈیل قسم کی لوکل گورنمنٹ آ جانی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ کر کے نہیں بٹھانا چاہیے تھا. اور ایون کہ بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ شراکت دار ہے اور حکومت میں. وہ 3 صوبوں میں جب وہ آئیڈیل قسم کی لوکل گورنمنٹ سسٹم جب نافذ کر دیتے، پھر وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس آتے اور کہتے کہ بھائی یہ مجھے صوبہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے، اور خاص طور پر اس صوبے میں کراچی ہے، اور کراچی ملک کو 90% سندھ کو ریونیو کما کر دیتا ہے 98%، اور پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے. بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کی. آپ کو یہ اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ کیا مذاق ہے کہ آپ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یعنی کہ گٹر لائنوں کے اور پانی لائنوں کا انچارج جو ہے وزیر اعلیٰ ہے. آپ نے ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کا نظام آلریڈی موجود ہے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، آپ نے ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا رکھا ہے. آپ نے جو ماسٹر پلان جو اپنے پاس لے لیا، آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ختم کر کے کراچی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی. یہ تمام چیزوں کے اوپر وزیر اعظم جب آ کر وزیر اعلیٰ سے گفتگو کرتے اور اپنے ساتھ اداروں کو شامل کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ یہ سارا کام پورے پاکستان میں کر کے آتے تو وزیر اعلیٰ سندھ کو ان کی بات ماننی پڑتی. انہوں نے یہ کام نہیں کیا انفارچونیٹلی. اس کے بعد جو دوسری بات ہے، آپ نے کہا 10 سال ہو گئے، میئر تو کسی صورت میں موجود ہے. مزے کی بات ہے، سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ یہ جو میئر آیا ہے، جو سسٹم آیا، وہ بیسیکلی کرپٹ لوگ آ گئے. تو ان کی کرپشن کی وجہ سے انہوں نے اپنا سارا بلیم، جو ان کے پاس آج اختیارات موجود بھی ہیں، ان اختیارات کا نہ ہونے کا رونا بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ اور صوبائی حکومت پہ ڈالنا شروع کر دیا. آپ کو میں ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں یہ والی بات، اور آپ کی ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. ڈیفینیٹلی میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں کہ بھائی آج بھی کچرا اٹھانے کا تمام اختیارات اور پیسے اور ذمہ داری کراچی کی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں. جب میں لوکل گورنمنٹ کہتا ہوں تو میئر، ڈسٹرکٹ چیئرمین، یونین کاؤنسل کے آدمی، یہ سب لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کراچی کے نالوں کی صفائی کی آج بھی 100% وسائل ذمہ داری آج بھی شہری حکومت کے پاس ہے. دیکھیے ہاں، اگر میں آج کے میئر سے میں انڈر پاسز بنانے کی ڈیمانڈ کروں، میں فلائی اوور بنانے کی ڈیمانڈ کروں، میں نئے سکول مانگوں، میں نئے ہاسپٹل مانگوں، تو وہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں. لیکن اگر آج میں کہتا ہوں کہ میرے گھر کے آگے سے کچرا نہیں اٹھ رہا، تو اس کا ذمہ دار جو ہے لوکل گورنمنٹ کا میئر اور اس کا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے. اگر آج نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی تو اس کا ذمہ دار لوکل گورنمنٹ کا ڈسٹرکٹ میئر اور چیئرمین ہے. صوبائی حکومت کا یہ قصور ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میئر اگر یہ کام نہیں کر رہا تو آئین اور قانون میں اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کروائے، نہ کہ جب یہ بارش بھر جائے، میں پانی بھر جائے تو آ کے ٹی وی پہ کہیں کہ یہ ہمارا کام. آج بھی تو وزیر اعلیٰ وزٹ کر رہے ہیں نا، آج بھی وزیر اعلیٰ وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ وزٹ اگر آج سے 3 ہفتے پہلے کر لیتے تو کراچی میں یہ تباہی بربادی نہیں ہوتی. اونرشپ کی بات ہے نا، مطلب اونرشپ نہیں ہے کسی کے پاس. پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، پی ٹی آئی نے اتنی سیٹیں وہاں سے جیت لی، لیکن اس کے باوجود وہ جو ریئل نمائندگی ہے کراچی کی وہ سامنے نہیں آ سکی. ایم کیو ایم اپنے اندر تقسیم کا شکار ہے، پی ایس پی کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ این ڈی ایم اے کو جو سونپا ہے وفاقی حکومت نے یہ کام، یہ درست اقدام ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے آسما، میں وزیر اعظم کی نیت پر سوال نہیں کرتا، میں ان کی انٹینشن کو میں کوشچن نہیں کرتا. انہوں نے بہت ہی
वेल इंटेंडेड ये काम किया होगा, उनकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है। बट मैं अभी पॉलिटिकली नहीं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका आंसर देता हूं। मुझे मेरी हम्बल सी कैपेसिटी है इस कराची के हवाले से, नॉलेज है, हम्बल सी नॉलेज है। मैं सब कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता हूं। इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने 5 साल दौर में घर पे बैठकर या ठंडे कमरे में बैठकर ये काम शहर नहीं चलाया था। मैंने रातों को जागकर, बारिशों में खड़े होकर, धूप में खड़े होकर, आंधी तूफान में अपने घर को, अपने बिस्तर को छोड़कर मैंने दिन और रात, मेरे दिन और रात में कोई फर्क नहीं था। मुझे नहीं पता चलता था कि रात कब हो रही है और सुबह कब हो रही है। मेरे 5 साल ऐसे गुजरे थे। तो मेरे रब ने मुझे कुछ सिखाया है, मुझे कुछ किसी हालात से गुजारा है उसने, तो मुझे उसकी थोड़ी नॉलेज दी है। उस नॉलेज के बिना पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं बहुत हम्बली कि ये जो एनडीएमए को वजीर आजम साहब ने जो कहा है काम करने के लिए, वो इस तरह से है अगर कोई एक बहुत मरीज, कोई एक जख्मी आपको मिल जाए रोड पर, बहुत जख्म उसके अंदर जिस्म पर हो, तो जब आप उसको फर्स्ट एड देते हैं ना, उसके जख्म वख्म को पोंछते हैं और हॉस्पिटल ले जाने से पहले कि उसका इलाज हो, तो ये जो एनडीएमए का आना है ये फर्स्ट एड की तरह है कराची, ये इलाज नहीं है। और मुझे सिर्फ आई होप के वजीर आजम ने अपने जहन में एनडीएमए को भेजकर ये ना सोच लिया हो कि उन्होंने कराची का मसला हल कर दिया। अगर तो उन्होंने ये वाली बात अज्यूम कर ली है तो ये बड़ी खतरनाक बात है, इसलिए कि कराची का मसला हल क्या, उसकी शुरुआत भी हल होने की नहीं हुई है। आई होप कि उन्होंने इसको इसी तरह से लिया हो कि ये अभी फर्स्ट एड है और हम परमानेंट कोई हल निकालते हैं। और उसका परमानेंट हल ये है कि देखिए, आज आपने पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व कर लिया, एनडीएमए को इन्वॉल्व कर दिया, वज़ीर आज़म खुद इन्वॉल्व हो गया। कल को खुदा न खास्ता 3 महीनों के बाद आसमा, मैं और आप बैठकर कराची के मसाइल पे इसी तरह से बात कर रहा हूं, कचरे पे और नाले पे, तो आप मुझे बताइए कि फिर ये इदारा भी अगर नाकाम हो गया तो मैं कहां जाऊंगा? कराची के लोग कहां जाएंगे? फिर किसको आवाज, क्या हम खुदा न खास्ता यूनाइटेड नेशन में जाके आवाज लगाएं? हम कहां जाकर आवाज लगाएं? तो इन तमाम चीजों को बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है। और उसमें मेरी सजेशन हम्बल ये है कि वजीर आजम साहब आर्मी चीफ को उन्होंने इन्वॉल्व, आर्मी चीफ साहब के साथ आए, कराची आए और वो वज़ीर आला के पास जाएं, सिंध के पास जाएं और उनको ये बताएं कि देखिए कराची पाकिस्तान की बैकबोन है और यहां पर मैस हो गया है। आपको हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कराची को खुदा न खास्ता कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठकर यहां से उनकी सिर्फ जो है वो इखलाकी सपोर्ट करेंगे। नहीं भाई, ये और कोई वहां पर बैठकर वो हम कोई यहां पर ट्रैफिक बंद करेंगे और सिग्नल बंद करेंगे और हम कोई बयान दे देंगे और रैलियां निकालेंगे। नहीं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और ये सूबा सिंध वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट सूबा है। और इसमें अगर आप सब चीजों सूबाई हुकूमत को खुली आजादी इस मायनों में नहीं दे सकते कि वो जो चाहें करें और मैस कर दें और यहां के लोगों की तबाही तबाहाल कर दें, उनको समझाने की जरूरत है कि आपने जो इख्तियारात और वसाइल ले ली हैं, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट को यह मौका मिल रहा है कि जो काम उनके करने वाले भी हैं वो काम भी वो नहीं कर पा रहे, आप इन इख्तियारात और वसाइल को नीचे दीजिए। 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, इसको फिल फौर खत्म होना चाहिए। आसमा, इतनी खतरनाक बात है कि हमारे सिंध के दोस्त, हमारे पीपल्स पार्टी के भाई, जब सिंध को कोई 2 टुकड़े करने की बात करता है, जब सिंध को तकसीम करने की बात करता है, तो कहते हैं कि सिंध तकसीम नहीं होने देंगे, कभी नहीं होगा। हम भी कहते हैं कि सिंधियों की मर्जी के मुताबिक के बगैर सिंध तकसीम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कराची कैसे तकसीम कर सकते हो भाई? आपने कराची को तकसीम कर दिया, 6 डिस्ट्रिक्ट आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बनाकर, उसके आपने मेयर के ऑफिस के पावर आपने 6 अलग अलग अपनी जुबान की बुनियाद पर आपने वो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स को आप जो वो शहर की सेंटिटी को खत्म करके आप करते चले जा रहे हैं। पहले 18 टाउन्स थे यहां पर जो डिसेंट्रलाइज थे और कराची इतना बड़ा है वो 6 डिस्ट्रिक्ट से चल नहीं सकता, उसको नीचे डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। आपने उन 18 टाउन्स को खत्म करके मेयर के ऑफिस के पावर को लेकर आपने 6 डिस्ट्रिक्ट को दे दिए। अच्छा, एमक्यूएम इसके अंदर बरियुस ज़िम्मा इसलिए नहीं है कि 4 डिस्ट्रिक्ट 6 में से तो अभी उनके पास है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अगर उनके मेयर के पास नहीं तो उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास है ये। लेकिन इससे क्या हो रहा है आसमा? इससे ये हो रहा है कि शहर में जो फॉल्ट लाइन है ये और वाइडेंट होती चली जा रही है, आपस में तफरका बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या वजह है कि एमक्यूएम इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है, हुकूमत के ऊपर दबाव रखती है, उनके बड़े कीमती वोट जो है वो हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत उनके वोटों के बलबूते पे खड़ी है, उसके बावजूद एमक्यूएम बात नहीं कर पा रही है इस मामले के ऊपर। क्या आपको लगता है कि उन्होंने बहुत रजामंदी के साथ ये सब कुछ किया होगा या मजबूरी के आलम में ये सब कुछ किया? मैं बहुत ही
हम्बली ये सजेस्ट करूं, चूंकि मेरी बात ऐसी लगती है कभी कभी मेरा कोई पर्सनल इशू है, खुदा की कसम मेरा किसी से पर्सनल इशू नहीं है, मैं आपको बिल्कुल अपनी जो जेन्युइन समझता हूं आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं, इसलिए नहीं कर पा रही है आसमा ये हुकूमत, ये एमक्यूएम ये बात हुकूमत से कि वो किरदार में डिफॉल्ट कर गए हैं, उनका किरदार नहीं रहा, उनके हर आदमी के साथ एक बैगेज है, उस बैगेज की वजह से वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, ये बड़ा मसला है। आप अगर किरदार अपना लूज कर दें, बार बार मैं जो ये कहता हूं कि भाई मसला इख्तियार का नहीं है, मसला किरदार का है। अब ये कैसे बात करेंगे, इनका मेयर खुद करप्शन कर रहा है, बद किरदार ज्यादा उसकी जो है वो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, इनके और दूसरे लोग जो है वो करप्शन में मुलविस हैं, इनके हर रोज इनकी एक नई कहानी आती है, कोई इनके पास लीडरशिप नहीं है माजरत के साथ, तो इस वजह से ये बस कहते हैं कि बस आज का दिन गुजर जाए और कल देखी जाएगी। ये तो जब आप लोग मीडिया पे शोर मचाते हैं, ये जो पानी भर जाता है, चीजें हो जाती हैं, जब जाकर कोई थोड़ी बहुत इनकी आवाज और तस्वीर नजर आ जाती है, वरना ये अच्छा फिर इनको सेंस भी नहीं है, इनको नहीं पता कि रियल मसला क्या है और मसले का हल क्या है। मैं जो आपसे ये बात कह रहा हूं अभी, जो मैंने आपको एक नैरेटिव दिया कराची का, मैंने आप जो डिस्ट्रिक्ट्स की बात की आपसे, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट, ऐसा लग रहा है कि मैं एमक्यूएम के मेयर का नुमाइंदा हूं, ये तो बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये तो एमक्यूएम वालों को 6-4 सालों में ये बात करनी चाहिए थी ना, ये केस लड़ना चाहिए था। वो ऐवानों में मौजूद हैं, वो वजीर आजम से मिलते हैं, वो टीवी पे आते हैं, वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो 2013 में जिसका रोना मैं आज रो रहा हूं, शहर वाले भुगत रहे हैं। 2013 में जब ये डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे थे, एक कराची को 6 कराची किया जा रहा था, तो ये एमक्यूएम उस वक्त गवर्नर था इनका, ये एमक्यूएम उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा थी और उसके 2 सालों के बाद तक रही है। ये एमक्यूएम तो मशहूर थी शहर बंद कराने में, हड़तालें कराने में। अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड नहीं मिले लंदन में, तब तो शहर बंद हो जाता था। आज तक कोटा सिस्टम के लिए शहर नहीं बंद हुआ, आज तक कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट करने पे शहर नहीं बंद हुआ, आज तक इख्तियारात जाने पे शहर नहीं बंद हुआ। देखिए एमक्यूएम तो एमक्यूएम जिस तरह के हालात से गुजरी है, खुद आपकी जमात जिस तरह के हालात से गुजर रही है, बिल्कुल आपकी सही बात है कि पुराने उसमें हम उनको ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो सर्वाइवल का मामला है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के फौरन बाद मैं जरूर पूछूंगी कि हक़ नुमाइंदगी क्या वाकई कराची का वोट बैंक कराची वालों के पास भी मौजूद है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो इस पे आगे क्या हो सकता है, कितनी सियासी सरगर्मियां पाक सरजमीन कर सकती है, कितनी सियासी सरगर्मियां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर सकती है, और कितनी सियासी सरगर्मियां वो एक्सपेक्ट करते हैं, कौन उनको रोकता है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि वो एक सियासी वैक्यूम जो है बढ़ता चला जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं जरूर ये सारे सवाल आपके सामने रखूंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है कराची से। मुस्तफा भाई, खला की बात हम कर रहे थे, आपको लगता है कि इस वक्त जो कराची की नुमाइंदगी है वो एक तो उस पर सवाल उठता रहा है, और पिछले इलेक्शन में आप भी उठाते हैं, बाकी जमातें भी उठाती हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि एक सियासी खला जो है वो पैदा होता चला जा रहा है, ये नुकसानदेह नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये नुकसानदेह ऑलरेडी हो रहा है, होगा नहीं, ये हो रहा है। देखिए बिल्कुल आपकी इस बात को बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड मैं कहूंगा कि कराची में एक सियासी खला है। अच्छा वो क्यों है? देखिए एमक्यूएम एक टाइम था कि 2016 में एमक्यूएम की एक सैचुरेशन पॉइंट आ गए, और वहां से उनके अल्ताफ हुसैन साहब ने जब मुर्दाबाद पाकिस्तान की बात की तो वहां पर वो बिल्कुल एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, और उसके बाद वो चीजें आगे नहीं चल पाती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर उस तमाम चीज़ों को जिंदा कर दिया गया दोबारा, उनका नैरेटिव जिंदा रहा, उनका झंडा जिंदा रहा, उनका पतंग निशान जिंदा रहा एमक्यूएम पाकिस्तान की शक्ल में। आगे चलते हैं 2018 में शहर में जब इलेक्शंस हुए, तो अगर मैं समझता हूं कि जिस भी तरह से पीटीआई आई है उस पर डिबेट नहीं करते चले, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। लेकिन जिस भी तरह से वो आए थे वो इस खाली जगह को पुर करने में नाकाम हो गए। ना उनके एमएनए को कोई जानता है, ना उनके एमपीए को कोई जानता है।
چونکہ اب اس پہ یہی بات ہے کہ چونکہ وہ ایسے طریقے سے آئے تھے, ان کو خود بھی یقین نہیں آ رہا آج تک کہ وہ ایم این اے ایم پی اے بن گئے ہیں, اور ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے وہ والا, تو وہ اس خلا کو پورا نہیں کر سکے. اور تیسری بات یہ کہ اس صوبے میں جو صوبائی حکومت ہے اس کا جو تعصبانہ انداز ہے کراچی, حیدرآباد اور شہری علاقوں کے ساتھ, وہ اس خلا کو اور پر نہیں ہونے دے رہا ہے. تو ایول تھاٹس ہی جو ہیں وہ آج تک اس شہر میں ابھی تک پریویل کر رہی ہیں. یہ تو پی ایس پی, میں آپ کو بالکل ببانگ دھول یہ بات کہوں, یہ تو سینس ہمارے یہاں پریویل کر رہا ہے. ہم نے اس پورے کلاؤڈ کو روک رکھا ہے کہ جو کہ کسی نیگیٹو طرف جا سکتے تھے یا کوئی ان کو استعمال کر سکتا تھا. ہم اس چیز کی پریچنگ کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم ان تمام چیزوں کو ڈیموکریٹکلی اور ہم جمہوری طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے. ہم کوئی بسیں نہیں جلائیں گے, ہم کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے. ہم نے ایک نئی ریت قائم کی ہے, اور اس کو ہم ڈیفینیٹلی اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ جب لوگ مر رہے ہوں گے, جب لوگ گٹر میلا پانی پی رہے ہوں گے, جب ان کی جابوں کو کوئی اور لے رہا ہوگا, جب ان کے کوٹا سسٹم کے اوپر بھی ان کو اس کوٹے پہ بھی نوکری نہیں مل رہی ہوگی, کوئی جعلی ڈومیسائل بنا کر آ کر یہاں پر نوکری لے گا, اور پروونشل گورنمنٹ یہاں پر پینے کا پانی نہیں دے پا رہی ہوگی, بجلی نہیں دے پا رہی ہوگی وفاقی حکومت, تو پھر بہت دنوں تک بھی ہماری بات نئی لوگوں پر اثر کرے گی, نہیں سنیں گے لوگ. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری بیرونی قوتیں ہیں, آسما, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں را انوالو ہے, فلاں انوالو ہے. اچھا, وہ کوئی اپنی انڈیا وردی پہن کر تو نہیں آ رہا نا یہاں پر, وہ کیا کرتے ہیں, وہ انڈینز کیا کر رہے ہیں؟ را کو کیا چاہیے؟ را کے پاس پاکستان میں کراچی میں 3 فالٹ لائنز ہیں. ایک ایتھنک فالٹ لائن ہے, ایک پولیٹیکل فالٹ لائن ہے, اور ایک سیکٹیرین فالٹ لائن ہے. ان 3 فالٹ لائنز کو وائڈنڈ کر کے را اور بیرونی قوتیں پاکستان کے دشمن جو اس کے اندر اپنا کام کرتے ہیں. اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں آپس میں اتنی زیادہ تضاد ہے کہ کبھی یہاں آپ دیکھیں کہ پچھلے 70 سالوں میں یا 50 سالوں میں اگر 5 لاکھ آدمی مرا ہوگا تو وہ ان تینوں کیٹیگریز میں وہ مرے. وہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کے فسادات ہو رہے ہیں, مہاجر پختون سندھی بلوچوں کے فسادات ہو رہے ہیں, یا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اے این پی اور پی ٹی آئی لڑے. ان تینوں کیٹیگریز کے علاوہ کوئی اور وائلنس کا کوئی طریقہ کار نہیں. تو ہماری بیرونی جو ہماری قوتیں ہیں وہ آ کر انہوں نے پینیٹریٹ کی. جو ہم نے پی ایس پی بنائی تھی وہ اس سوچ کے تحت بنائی تھی کہ اس شہر میں اگر آپ ایتھنک پالیٹکس کریں گے تو اس شہر کی لڑائی کبھی ختم آپ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں تمام ایتھنسٹیز یہاں پر موجود ہیں. تو اگر میں ایک ایتھنسٹی کی بات کروں گا تو دوسرا خود بخود جو ناراض ہوگا. مجھے انکلوسیو پالیٹکس کرنی ہے, مجھے سب کو لے کر پالیٹکس کرنی ہے. جتنی نیشنل پالیٹکس کی ضرورت اس کراچی میں ہے, پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں. اسی وجہ سے یہ ہمارا بیسک اختلاف ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. مصطفیٰ بھائی, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کہاں ہیں آپ لوگ جان بوجھ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے؟ پاک سرزمین پارٹی ہو یا ایم کے ایم ہو, مثلا فلاحی کام ہے, مثلا خدمت خلق کے کام ہے, لوگوں کو یوتھ کو پروگرام دینا ہے, اویئرنیس دینی ہے, اکٹھا کرنا ہے, یہ ایکٹیویٹیز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس والی بات میں بہت صداقت نہیں ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آسمان نہیں ہو رہی. مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, ایم کیو ایم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہم نے ابھی پورے کووڈ میں جو ہے وہ اپنی فلاحی کام کیا. میری پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی فاؤنڈیشن کے نام سے ہماری آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہوئی, اور ہم نے تمام جو ہم نے راشنوں کے تھیلے جو ہے وہ گھروں میں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں میں بلکہ جو ہے وہ لاکھ سے اوپر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا. ابھی اس عید کے 3 دنوں میں ہم نے پورے تمام ڈیسنٹلائز کر کے لوگوں میں, جو کہ حالات بڑے خراب ہو گئے آپ کو پتا ہے, تو لوگوں میں گوشت کی تقسیم ہوئی ہے. ہم ہر جہاں چاہ رہے ہیں جلسہ کر سکتے ہیں, روزانہ ہم میٹنگیں کرتے ہیں, کوئی قدغن نہیں ہے کسی, اور ایم کیو ایم کے پاس بھی نہیں. جو آپ کو رپورٹس ملتی ہیں کہ فلاں چیز روکی جا رہی ہے, فلاں چیز روکی, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمیں 90 کی چابی دے دو. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمیں خورشید میموریل کا آفس کھول دو. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمیں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی وہ جگہ دے دو. اب یہ دیکھیں, یہ وہ ساری وہ جگہ ہیں جو کہ الطاف حسین صاحب کی جگہ ہیں, الطاف حسین صاحب کی نشانی ہے. بلکہ یہ تو ایم کیو ایم بھی الطاف حسین صاحب کی نشانی ہے. خیر, پرچم ان کا ہے, پتنگ ان کا ہے, نعرے ان کے ہیں سارے. ان کو نئے آفیسز کھولنے کی کوئی قدغن نہیں ہے, ان کو کسی جگہ موومنٹ کرنے کی کوئی قدغن نہیں ہے. وہ تمام جگہوں پہ ان کے پاس اب رہا ہی نہیں ہے.
आसमा एमक्यूएम जो है के पास अब वो लोग और सारा सिस्टम नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शहर में कोई रोक टोक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पे भी, हैदराबाद यहां वहां किसी जगह पे भी, इवन के पूरे पाकिस्तान भर में। तो ये वाला तासुर गलत है कि हमें किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रोकने की कोई, जो 2018 में हो गया वो एक हिस्ट्री है। वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच हियर। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल, लेकिन अगर आप खला की बात कर रहे हैं, पीएसपी अकेले वो खला पूर्त कर सकती है या एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त अकेले वो खला पूर्त कर सकती है? आप दोनों जमातें एक दफा मिलने की कोशिश कर रही थी, कि आप दोबारा उस तरफ जाके मिल के कराची की इस खला को दूर कर सकते हैं या नहीं? आसमा, मैं किसी के साथ कहीं भी किसी जगह बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसका एजेंडा होना चाहिए ना। उसका एजेंडा होना चाहिए जिससे एक आम थर्ड पर्सन बैठकर बोले कि हाँ भाई ये इस बात में लॉजिक है और इस बात में लॉजिक नहीं है। अब मैं एमक्यूएम के साथ बैठकर क्या ये नारा लगाऊं कि हम सिंध के 2 टुकड़े करेंगे इसलिए मैं साथ बैठूं? आसमा, उनको खुद पता है कि उन्होंने सिंध की क्या कराची की कोई एक गली भी अलग नहीं कर सकते। वो आप अपनी जब कचरा नहीं उठा पा रहे, 4 साल उनकी निजामत के हो गए पूरे, तो यहां से बैठकर नारा लगाते हैं कि हम सिंध के 2 टुकड़े करेंगे। 50 लाख मुहाजिर जो है सिंध में रह रहा है, उनके एक नारे से उनकी जिंदगी जो है खराब हो जाती है, उनकी दुश्मनियां हो जाती हैं। तो मैं लोगों का सौदा नहीं करूंगा। मैं मुहाजिर हूं, मुझे मुहाजिरों की जितनी फिक्र है, मुझे सिंधियों की भी उतनी फिक्र है, मुझे बलोचों की भी उतनी फिक्र है, मुझे पंजाबियों की भी उतनी की फिक्र है, मुझे पख्तूनों की भी फिक्र है। मैं मरूंगा, कब्र में जाऊंगा तो मुझे मुहाजिर के नाम से कोई नहीं पहचानेगा। हम अगर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं तो हमारी शनाख्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है। हमारी शनाख्त वो है, हम रसूल की उम्मत हैं। तो मैं अगर उम्मत में अगर थोड़ी सी पॉलिटिक्स हट के बात कर लें, खुदा के वास्ते ये पॉलिटिक्स जो है मेरी कब्र में नहीं कि मैं कितने दिन जिंदा रह लूंगा। थोड़ी सी बेसिक्स तो हम रखें ना। हम इस सियासत में हमें याद ही नहीं रहता कि हमें मरना है, हमें याद ही नहीं रहता कि हमें कभी रब के सामने पेशी होगी हमारी। तो मैं बड़ा हम्बली, मैं बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूं, बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं ऐसी किसी चीज पे नहीं जाना चाहता जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो। ये मेरी बेसिक्स हैं, मेरी बेसिक्स हैं। लेकिन इसके बाद सबसे बात करने में सबसे अच्छा कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है बात करने में, यकीन जाने। और मैं उनके सामने भी बैठकर ये कहूंगा कि अगर आपकी नीयत ठीक है और आप नादानी में ये काम कर रहे हैं तो मुझे 1 2 3 4 इसके फायदे बता दें। आप यकीन करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले भी बात मैंने की है जब हम आपस में कर रहे थे, अब भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं उनको मुत्तहिदा के साथ बात करने में कोई कबाहत नहीं है और किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, वो खुद समझते हैं कि बात कर सकते हैं। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कराची के लिए, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कि क्या उनको भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन करीब है, अगर इलेक्शन करीब है तो पीएसपी की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कराची का क्या होगा, कराची के मसाइल का हल क्या है। मुस्तफा कमाल साहब, आपको क्या लगता है, जैसे हम वे फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, आपने कहा एमकेएम के साथ मिलने को तैयार है, बात करने को तैयार है, क्या आप परसू करेंगे कि जल्द से जल्द एमकेएम के साथ राब्ता किया जाए या उनकी तरफ से कोई राब्ता होता है तो आप रिस्पॉन्ड करें? कितनी देर में आपको लगता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि एमकेएम और पीएसपी मिलकर काम कर सकें? देखिए, इसके लिए कोई हुज्जत की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ और मैं तो रिसीविंग एंड पे हूँ ना। आसमा, मेरे पास तो आज कोई एक काउंसलर भी नहीं है। इनके पास मेयर है, चेयरमैन हैं, एमपीएस हैं, वफाकी वजीर हैं। तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और कोई अगर मुझे कहेगा, कोई आदमी, या मैं अभी आपके जरिए कह रहा हूं कि अगर कोई अगर कहेगा तो मैं चलकर जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं यही बात करूंगा जाकर कि वे फॉरवर्ड शहर के लिए क्या है। ये शहर एक मेट्रोपोलिस है, यहां पर तमाम एथनिसिटीज हैं। हमारा नैरेटिव जो है 30 सालों में मुहाजिर नजरिया नैरेटिव से, मुहाजिर सियासत के नाम पर हम अभी कुछ गेन नहीं कर सके हैं। हम यहां पर मिलकर हमें सियासत करनी चाहिए। हमें सिंध के हम पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा हम एक खुली छुट्टी दे देते हैं जब हम मुहाजिर सिर्फ सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है सिंध में जाकर, अंदरूनी सिंध जाकर, कि भाई ये तो एमकेएम वाले और शहर के लोग तो सिर्फ मुहाजिर सियासत कर रहे हैं, तो ना सिंधी जाएगा इनके पास, ना पख्तून जाएगा, ना बलोच जाएगा, ना पंजाबी जाएंगे। हमें जो है वो इनको चैलेंज करना
करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को चैलेंज करना चाहिए, और वो चैलेंज आप एथनिक बुनियादों पर नहीं कर सकते, वो आप नेशनल पॉलिटिक्स करके कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं। फिर हम ये बात कर सकते हैं कि भाई आपके पास आज जो काम करने के वो काम तो करिए। खुदारा आपके हर यूसी काउंसलर को जो है, यूसी चेयरमैन को 5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, वो उससे पूछे तो उसके आपके पास 130 यूनियन काउंसिल मेंबर है, वो 5 लाख रुपए कहां खर्च कर रहा है? आपके मेयर को 15 अरब रुपए वो खुद कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी में मिले हैं। 15 अरब रुपए के मतलब है 2 करोड़, उस पे 2 करोड़ के टेंडर से आप ज्यादा नहीं कर सकते। 2-2 करोड़ के 750 प्रोजेक्ट बनते हैं कराची में, वो कहां गए पैसे? जब आप इन चीजों को सही कर लेंगे फिर आप आइए, निकलिए। पीपल्स पार्टी आपको अख्तियार नहीं दे रही है, आ जाए रोड पर चलते हैं। आप कोर्टों में जा चुके हैं, नहीं हो रहा मसला, अमन के साथ शहर वालों को लेकर इस रोड पर निकलते हैं और पीपल्स पार्टी से हम शहर के हुकूक लेते हैं। ये वाली बात की जा सकती है। सारी बात आपको लगता है आप पीटीआई से भी मायूस दिखाई देते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि उनकी जो नुमाइंदगी है उस पर सवाल मौजूद है, अगर इलेक्शन होते हैं, बहुत जल्द हो जाते हैं, तो पीएसपी अपने आप को कहां पे प्लेस करेगी? देखिए आसमा, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बताऊं कि 2018 के बाद शायद लोगों ने ये सोचा था कि पीएसपी जो है वो अब फिजल आउट हो जाएगी कराची से या सिंध से, पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 25 जुलाई 2018 के दिन पीएसपी जितनी भी मजबूत थी, आज उससे कई 100 गुना ज्यादा हम आज मजबूत हैं हर हाल में। कैसे? क्योंकि सही मायनों में पीएसपी बनी ही 2018 के इलेक्शन के हारने के बाद। जो हमारे अंदर करंट आया है, हमारे लोगों में, हमारे जिम्मेदारों में, जो हमारे काम करने का तरीका, जो हम एग्रेसिव हुए हैं, हमने इसको जिद बनाई अपनी, फिर उसके और हम रीच आउट हमने किया। आज हमारी एक एक गली में पेनिट्रेशन है, पूरे जहां सिंध भर में हमारे ऑफिसेज हैं, फिर बलूचिस्तान में, और इसके अलावा हमने पेनिट्रेशन किया। और हमारे साथ जो लोग जुड़े उसके बाद वो बिल्कुल कमिटमेंट के साथ जुड़े। इस इलेक्शन से पहले उनको ये बड़ा शेकी सा उनका एक एटीट्यूड था, वो समझ रहे थे पता नहीं क्या हो जाएगा। जब इलेक्शन का झटका पड़ा है उन्हें, तो हम सब लोग बिल्कुल जो है वो जिसे कहते हैं कि हमें बड़ा एक डिफरेंट एक एटीट्यूड आया। दूसरी बात ये कि जो हमारे उस 2018 के इलेक्शन में हमें हरवा कर जो पार्टीज आई हैं इख्तिदार में, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसने हमें बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है, उसने हमें बड़ी सपोर्ट की है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है बीइंग ए पाकिस्तानी। उम्मीद है अगर इलेक्शन होता है, मिड टर्म इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है, तो पीएसपी जो है वो कामयाब हो सकती है। लास्ट वर्ड सर। आसमा, आप देखिए ना, आज कचरा उठाना, नालों की सफाई एक मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया है।